हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स। तो गाइज ये 9.3 एक्चुअली लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी में ये 9.4 है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। लेकिन वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे हमारी कहानी पहुंची कैसे, उससे पहले की थोड़ी एक छोटी सी कहानी है कि इससे पहले का धारावाहिक क्या है ना, वो बता देता हूं आपको। सो बेसिकली मैंने आपको कहा था कि हमारा उद्देश्य इस चैप्टर में है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक फंक्शन है y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको हम लोगों ने 2 बार डिफरेंशिएट किया था और इस तरह की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है भैया आ गई थी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई थी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आई थी भैया, y फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने पे डिफरेंशियल इक्वेशन आई। तो हमने कहा कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। हमने कहा सॉल्यूशन वो फंक्शन y जिसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन आई, यानी कि वो फंक्शन y जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो इसका सॉल्यूशन है। ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब ऐसे से ऐसे डिफरेंशिएट होके आ रहा है, यानी कि फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट होके आ रही है, सो डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन से जो वापस फंक्शन है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके आएगा, यानी कि एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस फॉलो हो रहा होगा इधर की साइड। भैया इधर से इधर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसके उल्टे प्रोसेस में एंटी डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, यानी कि इंटीग्रेशन हो रहा होगा। यानी कि एक बात तो हमें पक्की है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूजिंग इंटीग्रेशन हमें मिलेगा, यूजिंग इंटीग्रेशन हमें मिलेगा। फिर से बोलता हूं एक बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें यूजिंग इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है। सो यानी कि हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं अगले 3 एक्सरसाइजेस में। तो कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। सो अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे कोर्स में है सॉल्व करने के लिए, तो बता देता हूं आपको। हमारे सिलेबस में टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यानी कि ऑर्डर और डिग्री मैं आपको बता चुका हूं। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो, जिनका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको क्या निकालना है भैया, सॉल्यूशन निकालना है बच्चों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब गाइस बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, भैया मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हालांकि अदर मेथड्स भी हैं बट मेजरली ये 3 मेथड्स हैं, ठीक है ना। पॉपुलरली ये 3 मेथड्स हैं, इन सिलेबस ये 3 मेथड्स हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स, बाकी जो मेथड्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं मेथड्स में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देन दूसरा है हमारे पास होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। सो कभी अगर हमारे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनस हुई तो ये आपको बताएंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कब एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनस हो जाती है। सो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है, ठीक है ना। एक छोटा मोटा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सिखाएंगे आपको, और उसके बाद वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड की फॉर्म ही पकड़ लेता है। फिर तीसरा एक फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो इसकी कुछ फॉर्म्स हैं,
उस पर्टिकुलर फॉर्म में अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्टेन कर रखा है टू राइट द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नए एनसीईआरटी के हिसाब से यही 9.3 है, नए एनसीईआरटी के हिसाब से यही 9.4 है और यही 9.5 है नई एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से ये 9.4 है, ये 9.5 है और ये 9.6 है। ठीक है, सो हम लोग नए एनसीईआरटी के हिसाब से आज 9.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं गाइज। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड को समझाने के लिए बेसिकली कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सिखाने के लिए सबसे आसान काम है कि आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन कराया जाए, सीधा एक क्वेश्चन कराया जाए आपको ना। तो आइए चलते हैं, आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। ठीक है, और हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखिए भैया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी यहां पे दिख रही है। ठीक है, देखिए बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल, देखिए वेरिएबल सेपरेबल, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमेशा जो मेथड है उसका जो नाम है उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करो। इस मेथड में हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट अलग अलग कर रहे हैं ना। जैसे पुरानी पिक्चर में होता था ना कि भाई पुलिस वाले चोर के पीछे भागते थे और फिर चोर जो है वो उनको चकमा दे के निकल जाता था, तो पुलिस वाले क्या बोलते थे, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होना है भैया, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। तो बेसिकली यहाँ पे 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई। तो हमको क्या करना है, वाई वाले एक तरफ, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, वाई वाले एक तरफ, राइट, और एक्स वाले एक तरफ। सो जैसा कि इसका नाम है, वाई वाले एक तरफ एंड एक्स वाले एक तरफ सेपरेट कर दिए, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिए। ठीक है ना, हमको क्या बोला था, जनरल सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन क्या होगा, y का वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई। सो बेसिकली y फंक्शन हमें निकालना है। सो जाहिर सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने आपको कहा था कि इंटीग्रेट करके आएगा, है ना, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन आई और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके वापस से फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना। सो अब यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है बच्चों बोथ साइड, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है बच्चों बोथ साइड। अच्छा देखिए, यहां से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी एक कांस्टेंट आपको ऑब्टेन होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट हैंड साइड भी आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑब्टेन होगा। ठीक है ना, बट आप एक ही साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, है ना, क्योंकि कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अगेन अ कांस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि ये भी इधर साइड भी अननोन कांस्टेंट, इधर साइड भी अननोन कांस्टेंट, तो अननोन कांस्टेंट माइनस अननोन कांस्टेंट बराबर अननोन कांस्टेंट। सो एक अननोन कांस्टेंट इधर साइड रख देंगे अपन। सो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। सो यहाँ पे 2dy है ना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कितना है, y है। सो 2y, ठीक है, माइनस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, इधर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c गाइस, है ना, बहुत ही ध्यान से देखेंगे गाइस, प्लस c। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको सॉल्यूशन मैच कराने में बड़ी समस्या आ सकती है। ठीक है ना, सॉल्यूशन मैच कराने में बड़ी समस्या आ सकती है। तो मेरी आपको 2 एडवाइस हैं। पहली एडवाइस तो ये कि आप मैथमेटिकली एक्यूरेट होके चलो, जितना सिंप्लीफाइड आंसर आप लिख सकते हो, आपकी कैपेसिटी है उतना सिंप्लीफाइड आंसर लिखो आप, और आप पीछे क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लो, बिल्कुल नहीं लो। ठीक है ना, कि जी हमने तो एक्यूरेटली ये सिंप्लीफाइड आंसर आपको निकाल के दिया है, लेकिन, है ना, क्योंकि एग्जाम में हमको वो सॉल्यूशन थोड़ी देगा मैच कराने के लिए। ठीक है, तो हम तो मैथमेटिकली एक्यूरेट होके सिंप्लीफाइड आंसर देंगे और यहीं पे स्टॉप कर देंगे। मुझे नहीं पता पीछे क्या आंसर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन समटाइम्स मैं और आप अपने ऊपर डाउट ये कर सकते हैं प्रैक्टिस लेवल पे। क्या डाउट कर सकते हैं कि जो आंसर हमने निकाला है क्या सच में वो एक्यूरेट है। तो हमारा आंसर अगर अमित है, ठीक है, हमारा आंसर, मेरे को यार हिंदी थोड़ी सी वीक हो गई क्योंकि लिखता नहीं हूं ना आजकल। सो अगर मेरा आंसर अमित है और एनसीईआरटी में पीछे आंसर क्या दे रखा है, सुमित दे रखा है, तो मेरे को यह प्रूव करना है कि अमित ही सुमित है। आप मेरी बात समझे कि मैं अपने आंसर से फिर एनसीईआरटी वाला आंसर जो है
निकालूंगा, है ना, मैच करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर डाउट कर रहा हूं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। लेकिन एग्जाम में मुझे अपने ऊपर डाउट नहीं करना, जो भी सिंप्लीफाइड आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख के छोड़ दूंगा। ठीक है, क्लियर है भैया? चलिए, सो देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने आंसर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस सी इक्वल टू 0, जबकि हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर क्या है? बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमारा आंसर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आंसर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा जो भी आंसर है, अब हम उससे, है ना, हमारा जो आंसर है वो अमित है, पीछे जो आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो सुमित है, और हम प्रूव करेंगे कि अमित ही सुमित है। मतलब हम अपने आंसर से एनसीईआरटी वाला आंसर प्रूव करके दिखाएंगे आपको। सो देखिएगा बहुत ध्यान से। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? सो गाइज, इसमें क्या कर देंगे भाई, इसमें एलसीएम ले लो। तो 2 टू ज़ा 4y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन 2। ठीक है गाइज, 2 से 2 कट गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x, 4y उधर जाएगा तो माइनस का 4y। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। अब आप जब अगले पेज पे जब आंसर मैच करने जाओगे तो 2c नहीं होगा, 2c नहीं होगा, सिर्फ c होगा। तो बाकी सब कुछ मैच कर गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यस, 2x माइनस 4y यस, प्लस 2c नहीं है, 2c नहीं है। सो ऐसा रीजन क्यों है बच्चों, 2c क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों कि 2 इंटू कॉन्स्टेंट भी एक कॉन्स्टेंट ही होता है। हमको वैसे भी इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू पता नहीं है, हमको वैसे भी इस कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है, हमको वैसे भी ये कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है। तो 2 इंटू कॉन्स्टेंट अगेन एक कांस्टेंट होगा। सो बेटर तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, सो मान के चलिए आपने c यहां से इंट्रोड्यूस करना शुरू किया तो ये पहला कांस्टेंट आपको ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, ये पहला कांस्टेंट आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भैया मैं 2c1 को एक अगेन एक कांस्टेंट ले रहा हूं c। ठीक है, बट ट्वाइस ऑफ कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की भी जानकारी नहीं है अपने को, इसकी भी जानकारी नहीं है। सो इस आंसर को मैं फिर कैसे लिख सकता हूं फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0। चाहूं तो मैं इसको वैसे भी रख सकता था और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने ये आंसर लिखा तो भी उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, किसी ने ये आंसर लिख रखा है तो भी उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, और किसी ने यही आंसर लिख रखा है तो भी उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। तीनों केसेस में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए डोंट टेक स्ट्रेस, जितना सिंप्लीफाइड आंसर आप लिख सकते हो उतना लिखो और आगे निकलो। ठीक है गाइस, परफेक्ट है क्या? चलें क्या, फटाफट से इसको नोट करेंगे। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के अंदर वी विल बी सॉल्विंग कपल ऑफ क्वेश्चंस, ना, जैसे एग्जांपल 4 है। सो जितने भी एग्जांपल्स हैं आई थिंक देयर विल बी सम 5 मोर एग्जांपल्स। तो हम लोग सारे एग्जांपल्स करेंगे एंड आई विल टेल यू कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सो दैट आप वो नॉलेज जो है कहाँ अप्लाई कर सकते हो, अपने कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बच्चों? यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज इन द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। देखिए जो बच्चे ना, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, हालांकि मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं चैप्टर 7 के सॉल्यूशन अपलोड कर दो, चैप्टर 5 के कर दो, 6 के कर दो। मैंने कहा बाबा मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी करते आया हूं, अभी भी कर दूंगा। मेरे को ऐसा कोई उसमें षड्यंत्र या लालच नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको कहता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली खुद से लेक्चर को समझ लेते हो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बिल्कुल ठलवे हैं, बिल्कुल हलवा है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना। एक तो जब से मैंने अपने बाल बड़े छोटे छोटे करा लिए हैं, एकदम ऐसा लगता हूँ कि बस दाढ़ी मूंछ और कटा लूँ और आप ही का भाई हूँ 12वीं क्लास में, है ना। किसी का एडमिट कार्ड लेके पेपर देने चला जाऊँगा, है ना। बता देना किसका एडमिट कार्ड लेके पेपर दे के आना है मेरे को। बच्चे कहेंगे सर मेरा दे दो ना प्लीज़। रात में सपने आने लगेंगे, है ना, कि ऐसा हुआ रोहित सोलंकी सर ने दाढ़ी मूंछ कटा ली, बिल्कुल मेरी शक्ल तो उनसे मैच करती है ना। साइकोलॉजी डेवलप होती है ना, उसी हिसाब से सपने भी आते हैं, है ना। बस वो मेरा जो है एडमिट कार्ड ले जाएंगे और मैथ्स में बस पूरा 100 में से 100 ला देंगे मेरे लिए। राइट है। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो कह रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो भैया इसको भी सॉल्व कर देंगे भाई। कैसे करेंगे भाई? गाइस जरा ध्यान से देखो भाई। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो y वाले एक तरफ, ठीक है,
और x वाले एक तरफ, ठीक है, x वाले एक तरफ, ठीक है गाइस। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो गया आपका tan इनवर्स y, ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है भाई, आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो भाई, ये सिंपल है ना। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जिसको इंटीग्रेशन आता है उसके लिए तो कोई लफड़ा ही नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसी को इंटीग्रेट करना ना आए तो देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था इंटीग्रेशन में, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक है। सो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, यहां पे a का वैल्यू 1 है, तो आप देखो यही फॉर्मूला लगाया है हमने वहां पे, अब सिंपल सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। सो एक लाइन का आंसर है, देखिए आपका आंसर मैच कर गया। अब इसको भी वो ट्रिक tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की प्रॉपर्टी लगा के ऊट पटांग आंसर लिख देते, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे आंसर को मैच कराने की कोशिश करते। तो समटाइम्स हमारे आंसर डायरेक्टली मैच कर जाएंगे, समटाइम्स हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा आंसर भी ठीक है भैया, तुम्हारा आंसर भी ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए अभी तक जो दो सॉल्यूशन निकाले वो कैसे थे, जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट है, c है, राइट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अननोन कांस्टेंट है। सो जनरल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिन सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना, एक रैंडम कांस्टेंट होगा, अननोन कांस्टेंट होगा। बाकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई रैंडम कांस्टेंट नहीं होता, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, उसके अंदर पर्टिकुलर कांस्टेंट्स होते हैं, 2 4 5 10 8 ऐसे वाले, ठीक है। सो कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस देख लेते हैं, आइए आइए गाइस आइए, आपका इंतजार है। कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सो ये देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy ओवर dx माइनस 4xy स्क्वायर, ठीक है। कह रहा गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये मदद करेगा हमारी क्या करने में, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करने में, तभी तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। सो इसका यूज करेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल क्या करना है भाई, जहां जहां पे y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे बच्चों बोथ साइड, है ना। बल्कि मैं तो कहता हूं यहां इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, कांस्टेंट को बाहर ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है। सो ये y की पावर कह रहा हूं, y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, गाइस चेक कर लो, एंड ये हो जाएगा -4 एंड दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन y बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का c। अब भैया वो कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। अब एक बच्चा कमेंट कहेगा सर आपने वैन की स्पेलिंग WHE लिखी है। ले भाई ले पूरा n कर देता हूं, भावनाओं को समझ लिया करो मेरी कभी कभार। सो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू -1 आ गई। बेटा करके देखो, x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 इंटू एनीथिंग 0, y की वैल्यू 1 रख रहे हो तो c की वैल्यू -1 होगी। अब मेरे भाई बात सुनो, है ना। अब बच्चे कहेंगे सर आप भाई भाई करते रहो तो बहन नहीं कहते हो कभी, तो सुनो मेरी बहना यहाँ पे, है ना। सो -1 अपॉन y -2x स्क्वायर प्लस c की वैल्यू -1। सो अपन क्या कर सकते हैं भैया, माइनस से माइनस उड़ा दें, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, ठीक है भैया। सो ये अपने पास क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है। देखो इसके अंदर कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं है, सारे नॉन कांस्टेंट है ना। ये वन जो है आपका, ये जो c आया है इसकी वैल्यू पता चल गई है, इट्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट है गाइस। जल्दी बोलो, ठीक है, चलें आगे, वेरी गुड। अब एग्जाम्पल 6 करा दिया है, और भी फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए सो आइए स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे, है ना। बढ़िया एग्जाम्पल है भैया, ठीक है। आइए जरा बहुत ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट समझा सकता हूं, ठीक है।
बट मैं इसके पीछे थोड़ी सी थ्योरी भी आपको और समझाऊंगा। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक इक्वेशन ऑफ द कर्व कैसी होगी, y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म की, ठीक है, और ये 1,1 से पास कर रही है, यानी कि x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और अपने को ये पूछा है कि भैया इस कर्व की इक्वेशन बताओ। कह रहा है इस कर्व से जो ऑब्टेन हो रही है डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या हो रही है, x dy 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। आप एक बात समझ रहे हो, इस कर्व से ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं ना कहीं y को डिफरेंशिएट करके आई होगी, है ना। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक बात तो पक्की बात है कि यार एक डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली एक फंक्शन से ऑब्टेन होती है और एक फंक्शन एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। सो ये बात तो पक्की हो गई और उसी कर्व की इक्वेशन हमें चाहिए। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन और कर्व का जो तालमेल है इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं आपको। नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे आप, सो जनरल सॉल्यूशन जो है वो कुछ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू लेट्स से साइन एक्स प्लस सी। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ये होता है y इक्वल टू एफ एक्स, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता ना। सो y इक्वल टू लेट्स से साइन एक्स प्लस 2 हो गया ना। इसके अंदर फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। अब आपको थोड़ा सा ग्राफ दिखाता हूं कि आपको तो पता है कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर आप c की वैल्यू 0 रखते हो तो ये ग्राफ आएगा, c की वैल्यू 1 रखते हो तो आपको ये ग्राफ आएगा साइन एक्स प्लस 1। फिर आप c की वैल्यू -1 रखते हो तो आपको ये ग्राफ आएगा, है ना, साइन एक्स -1। सो टेक्निकली जनरल सॉल्यूशन आपको क्या दे रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स, गुच्छा दे रहा है। सो जनरल सॉल्यूशन विल गिव यू फैमिली ऑफ कर्व्स। एक नंबर में अगर आपको पूछ लिया जाए 1 मार्कर क्वेश्चन कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन, आपको फैमिली ऑफ कर्व्स देते हैं। और वेरएस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में साइन एक्स प्लस 2, तो यहां से सिर्फ आपको एक ग्राफ मिलता है, एक पर्टिकुलर कर्व मिलता है, ठीक है। सो 1, ठीक है ना, 2, ठीक है। सो साइन एक्स प्लस 2 जब आप करेंगे तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 पे 2 पे पहुंच जाएगा ना। साइन 0 पे 0 होता ना, तो साइन 0 पे 2 पे हो जाएगा। सो यहां से आपको ये इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ऐसा। सो दिस इज y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आपको क्या मिलता है, अ सिंगल कर्व, है ना, सिंगल कर्व, ठीक है। सो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, इसको फटाफट से नोट करेंगे बच्चों कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन से फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन से सिंगल कर्व मिलते हैं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहां पे कि यहां पे हमको x इक्वल, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यानी कि x और y की वैल्यू रख के हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन से एक सिंगल कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी, राइट है। सो ये आपको एक बेसिकली बैकग्राउंड बता रहा था मैं आपको, क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता तो कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करने हमें। सो dy और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx। सो राइट, इट इज dy, इट इज 2x प्लस 1 अपॉन x dx, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इट इज y, दिस इज 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग मॉड्यूलस x प्लस c। सो गाइज x की वैल्यू 1 रखते हैं अगर, है ना, ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो, ठीक है, एंड y की वैल्यू 1 रखते हो, ठीक है, सो x की वैल्यू 1 रखने पे 1 आएगा, x की वैल्यू 1 रखने पे log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, log 1 की वैल्यू 0 होती है। वॉट एवर द बेस इज, बेस कुछ भी हो, e हो 10 हो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और y की वैल्यू 1 रखनी है अपने को, ठीक है, प्लस c। सो बेसिकली 1 से 1 कैंसल्ड आउट होके c की वैल्यू 0 दे देगा।
एंड हेंस आपको जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड्यूलस x, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑब्टेन हो गया आपके पास, ठीक है बच्चों, क्लियर है, परफेक्ट है जी, जल्दी से बोल दो, जल्दी है भैया, जल्दी है भैया, ऑनलाइन टीचर भी क्या क्या बोलते रहते हैं यार, जल्दी है भैया नहीं, क्लियर है भैया, हाँ जी, इज इट क्लियर बच्चों, जल्दी से बताइएगा, हाँ जी, वेरी गुड बच्चों। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ओके, 8th एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड आई थिंक वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, है ना, सो 2 एग्जाम्पल्स और करने हैं एंड दिस इंट्रोडक्शन विल बी ओवर देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ठीक है भैया, ओके, क्लियर है, ग्रेट है। सी गाइज, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3, इक्वेशन ऑफ द कर्व -2, 3 से पास हो रही है कर्व, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना होता है बच्चों, dy/dx, एट एनी पॉइंट एक्स वाई द स्लोप ऑफ द कर्व विल बी 2x/y², ठीक है, ठीक है गाइज। सो अब यहां पे क्या करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना, 2x dx, ठीक है, और हम लोग कर्व की इक्वेशन निकालेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यू विल गेट y की वैल्यू y⁻3/3 इक्वल टू 2x² प्लस c, सो y³ इक्वल टू 3x² प्लस 3 कांस्टेंट, ठीक है। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि लेट्स टेक दिस कांस्टेंट एज 1, सो 3 कांस्टेंट विल बी 3 कांस्टेंट, है ना, टेक 3 कांस्टेंट c1 इक्वल टू अ सिंगल कांस्टेंट, ठीक है ना। सो अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा y³ इक्वल टू 3x² प्लस c। अब आप देखो x की वैल्यू जब आप -2 लोगे, y की वैल्यू 3 है, सो पुट x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 3 टू फाइंड आउट द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो 3 3 होते हैं 27, 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4, सो 3 चौक 12, 27 में से 12 गया 15, 27 में से 12 गया 15, तो c की वैल्यू आ जाएगी 15 आ गई। सो यहां पे आंसर हो जाएगा y³ इक्वल टू 3x² प्लस 15, बोलना जरा सब लोग, 15, ठीक है, सो 3x² प्लस 15, ठीक है, ओके। सो देखो वही हरकतें, देखो मतलब हरकतें करनी जरूरी हैं भाई, चुपचाप हमने कितना अच्छा आंसर दिया, नहीं हरकतें करनी जरूरी है। तो यानी कि बोथ साइड 1/3 पावर लेनी है, ठीक है। सो दो साइड क्यूब रूट ले लिया एक तरीके से, सो यहाँ पे y रह जाएगा, क्यूब रूट लेने पे इधर y रह जाएगा और इधर 3x² प्लस 15 की पावर 1/3, ठीक है, ठीक है गाइस, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, क्लियर है क्या, परफेक्ट है, नोट कर लीजिए। नाउ गाइस नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन है ना, द लास्ट एग्जाम्पल वी हैव इन दिस इंट्रोडक्शन, ठीक है, आइए देखते हैं, है ना, फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, सो इन एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है भैया, 9th एग्जाम्पल की बात चल रही है यहां पे, कहता है इन अ बैंक, ठीक है, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भ्रांति, ऐसा रूमर्स फैला रखे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं ना, और जिस दिन आएंगे ना भाई साहब, उस दिन तुम्हारा जो है ना पप्पू बन जाएगा। आएंगे किसी न किसी दिन तो आएंगे ये एग्ज़ाम में, है ना, और 2024 में ही आएंगे, है ना। जो चीज़ कभी नहीं हुई वो 2024 में होगी, ऐसा मेरा दिल कहता है। सर जी ऐसे डराओ मत, डरा नहीं रहा हूँ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, सो प्रिंसिपल बढ़ रहा है भैया, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा होगा भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में।
सो प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। लेकिन 5% किसका? मेरे पास 10% पैसा है, किसका? 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1,00,000, 10% ऑफ 1 करोड़, कितना है ना। सो बेस क्वांटिटी, परसेंटेज विदाउट बेस क्वांटिटी कुछ नहीं होती, ठीक है ना। परसेंटेज विदाउट बेस क्वांटिटी कुछ नहीं होती है ना। सो क्या नाम जो है जैसे कोई बोलने लगे कि भाई मैं तो, मेरे पास तो 100% है, लेकिन 100% किसका? 10 रुपए का, 10,000 का, तो इसलिए बेस क्वांटिटी होनी जरूरी है। सो प्रिंसिपल कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है 5% के रेट पे पर ईयर, है ना। 5% ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट होता है बेसिकली मूल राशि, है ना। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। सो बेसिकली मतलब अगर आपने बैंक में आज 1,000 रुपये जमा करें, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल, राइट। और अगर आपने बैंक से 1,000 रुपये का लोन लिया, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। आप जो बैंक में 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, उस पर ब्याज बढ़ने के बाद वो अमाउंट क्या बन जाए, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। आपने जो बैंक से 1,000 रुपये का लोन लिया, उस पर ब्याज लग के क्या EMI क्या अमाउंट बने, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जो इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल, ठीक है। सो इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स द ₹1,000 डबल इट सेल्फ? कितने साल में 1,000 रुपया डबल हो जाएगा, है ना। मान लो अगर 1,000 रुपये जमा कराया, तो कितने साल में 1,000 रुपया डबल हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और बेसिकली 5/100 यानी कि 1/20 dt। सो मैं कहता हूं कि एक काम करते हैं, प्रिंसिपल और टाइम के बीच में पहले रिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना। जब रिलेशन निकालेंगे तभी तो बताएंगे कि कितने टाइम में पैसा कितना हो जाएगा। सो इट इज log p बराबर T/20 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन आया टाइम का और प्रिंसिपल का। अच्छा, उसने बोला कि भैया 1,000 रुपये कितने टाइम में डबल हो जाएंगे, तो इनिशियली यानी कि t=0 पे अपने पास पैसा कितना है लगाने का, 1,000 रुपया। सो 1,000 रुपया हमारे पास जमा करने के लिए है, ठीक है। सो t की वैल्यू 0 रखो, ठीक है। सो 0.20 प्लस c, और p की वैल्यू रखो 1,000। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? log 1,000। कांस्टेंट की वैल्यू हो गई log 1,000। तो वहां से ये इक्वेशन कैसी हो गई? log p बराबर T/20 प्लस log 1,000, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, उसने कहा कि कितने सालों में पैसा डबल हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल 2,000 हो जाए, है ना। मतलब पैसा डबल हो जाए कितने टाइम में, तो टी की वैल्यू पूछिए। सो अब पी की वैल्यू 2,000 रख दो, ठीक है। 2,000 रख दो, T/20 प्लस log 1,000, ठीक है। सो log 2,000 माइनस log 1,000, ठीक है, इक्वल्स टू T/20। सो T इक्वल टू 20, और ये log m माइनस log n कितना हो जाएगा बच्चों? log 2,000/1, यानी कि log 2। 2,000/1000 तो log 2 हो जाएगा ना। सो 20 log 2 ईयर्स में। अब अगर वो आपको log 2 की वैल्यू दे देगा तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं देगा तो आप एज इट इज आंसर छोड़ देना। सो 20 log 2 ईयर्स में, ठीक है ना। वो कहेगा भाई मेरे को नहीं कराना डबल, तुम तो सही से जवाब ही नहीं दे रहे हो। मान लो एक बैंक में, है ना, बंदा जाएगा मैं 1,000 रुपये दूंगा, मेरा पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा, और बंदा बोल दे, है ना, पता चला तुम्हारे जैसे कोई मैथ्स पढ़ा हुआ इंजीनियर हो, गलती से उसे नौकरी ना मिली, वो बैंकर बन गया, तो बोलेगा 20 log 2 ईयर्स में हो जाएगा जी पैसा डबल। वो कहेगा जी मजाक मत करो मेरे साथ, नहीं 20 log 2 में हो जाएगा, तो तुम्हारे बैंक में जमा नहीं करेगा पैसे, है ना। उसको क्या पता भाई 20 log 2 क्या होता है, ठीक है। अपने को ही नहीं पता log 2, 20 log 2 कितना होगा, है ना। तो log 2 की वैल्यू पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है, वो हमें नहीं पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो log 2 की वैल्यू अगर दी होती तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते। सो 20 log 2 करके उन्होंने आंसर दे रखा है, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। इसके नोट्स आप हमारे CBSE क्लास ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके 12th क्लास के अंदर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं।
एंड उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको बहुत ही मज़े से समझ में आया होगा एंड आप इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग तो सॉल्व करेंगे ही लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।